डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने सरल रेखीय गति, ऋजु रेखीय गति, इसके अंकित प्रश्न किए थे। उसके शेष अंकित प्रश्न आप कर लेना। उससे आगे पाठ है आपका सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। आज इस पाठ 6 का अध्ययन करेंगे और इसमें पहली परिभाषा है अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्या आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियां अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे दूरी, लंबाई, समय, द्रव्यमान, चाल, वैद्युत धारा, घनत्व, आयतन, आवेश, ये सभी क्या है? ये अदिश राशियां हैं। इसके बाद सदिश राशि। सदिश राशि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, परिमाण भी हो और इनमें दिशा भी हो, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये सदिश नियमों का पूर्णतया पालन करती हैं। ये भी शर्त इनके साथ जुड़ी हुई है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है तथा सदिश नियमों का पूर्णतया पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि, ये सब सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब इसके बाद सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण, तो सदिश को निरूपित कैसे करते हैं? सदिश राशियों को, सदिश को एक तीर द्वारा निरूपित करते हैं। क्या के द्वारा निरूपित करते हैं? तीर, जिसका जो बाणांक होता है वो इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है और जिसकी लंबाई होती है वो इसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। लंबाई है इस तीर की, वो इसका परिमाण हो गया और जो तीर की नोक है वो इसकी दिशा हो गई। सदिश का निरूपण के बाद सदिश राशियों के बारे में सदिश से संबंधित कुछ परिभाषा है। तो सदिश से संबंधित पहली परिभाषा है समान सदिश। वे सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं समान होती हैं, ना तो कोई दिशा में अंतर हो और ना उनके परिमाण में यानी आंकिक मान में कोई अंतर हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। ये एक ही बराबर है ए और बी, इनको समांतर सदिश भी कहते हैं। अब इसके बाद विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। वे सदिश जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है, क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे ए और ये बी, तो ये इसकी दिशा विपरीत। एकांक सदिश,
जिसका परिमाण 1 होता है। परिमाण कितना होता है? 1। ऐसे सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। और इस सदिश को डिनोट करने के लिए जो हमारा सदिश होता है उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। क्या लगा देते हैं? कैप। एकांक सदिश। इसी में एकांक सदिश में आता है लंब कोणीय सदिश। हमारी 3 अक्ष होती हैं, एक्स, वाई और जेड। थ्री डायमेंशनल कहलाती है। तो एक्स अक्ष के सापेक्ष जो एकांक सदिश है उसको आई से डिनोट करते हैं। जो वाई अक्ष के सापेक्ष जो एकांक सदिश है उसको जे से, और जो जेड अक्ष के सापेक्ष जो है उसको के से डिनोट करते हैं। तो आई, जे और के, इन तीनों को एकांक लंब कोणीय सदिश कहते हैं, क्योंकि तीनों एक्सिस परस्पर लंबवत होती हैं। अतः इनके जो सदिश हैं आई, जे, के एकांक सदिश, उनको एकांक लंब कोणीय सदिश कहते हैं। किसी भी अगर पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x, y, z है, तो इनका जो पोजीशन वेक्टर होगा OP, वो लंब कोणीय सदिश के पदों में OP बराबर, इसको चाहो तो R लिख सकते हैं। ये जो होता है ये xi yj प्लस zk होता है। i j के पदों में अगर इसको दिखाएंगे तो xi प्लस yj प्लस zk। अगर इसका आपको परिमाण निकालना है तो मॉड ले लिया यानी कि r, और ये i के गुणांक का वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस j के गुणांक का वर्ग y स्क्वायर प्लस k के गुणांक का वर्ग यानी कि z स्क्वायर, इन तीनों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। इन तीनों सदिश के जो लंब कोणीय सदिश है उसका पोजीशन वेक्टर आ। अब एक सदिश होता है शून्य सदिश। कौन सा होता है? शून्य सदिश। ये शून्य सदिश क्या है? जिसका परिमाण शून्य होता है। परिमाण कितना होता है? शून्य। ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहते हैं। ये एक स्पेशल वेक्टर है जिसमें परिमाण नहीं होता लेकिन दिशा होती है, इसीलिए इसको कौन सा सदिश कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है सदिशों का जोड़ना। दो या दो से अधिक सदिशों को जो योग, उनको संयोजित करने की जो क्रिया है वो क्या है? सदिशों का जोड़ना है। अब मान लिया दो सदिश हमारे पास, एक सदिश है ए और एक सदिश है बी। इन दोनों को जोड़ने की सबसे पहली विधि है हमारे पास त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि में क्या करते हैं? हमारे पास जो सदिश है उनको मिलाकर एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले हमारे पास मान लिया सदिश ए ये रहा और सदिश बी ये, तो सदिश ए को जैसा बना हुआ है वैसा ही बना देते हैं और उसी परिमाण का बनाते हैं। ना तो परिमाण घटा बना सकते हैं ना दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। ये हो गया सदिश ए। अब सदिश ए के बाणाग्र पर, बाणाग्र इसका यह बिंदु, इस पर बी की जो दिशा थी उसको बिना दिशा परिवर्तित किए हुए ए के बाणाग्र पर जोड़ देते हैं। जोड़ दिया हमने बी को। अब ए का प्रारंभिक बिंदु और बी का अंतिम बिंदु यानी कि बाणा, इन दोनों को परस्पर मिला दिया तो ये हो गया इन दोनों का योग, ए प्लस बी। क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। इसलिए इस विधि का नाम है त्रिभुज विधि। कौन सी विधि हो गई है? त्रिभुज विधि। दूसरी विधि है बहुभुज विधि। बहुभुज विधि, इस विधि से दो या दो से अधिक वेक्टर भी जोड़े जा सकते हैं। त्रिभुज विधि में दो ही वेक्टर जोड़े जाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक जितने भी वेक्टर
हैं उन सबको जोड़ सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक वेक्टर ए है, अगला वेक्टर बी है, उससे अगला वेक्टर सी है, उससे अगला वेक्टर डी है, ऐसे बहुत सारे सदिश हैं। इन सदिशों को अगर बहुभुज विधि से जोड़ना है तो सबसे पहले हमने वेक्टर ए को बना लिया, जिस दिशा में वेक्टर ए था जितना बड़ा था उतना ही। अब वेक्टर ए के बाणाग्र पर कौन सा वेक्टर जोड़ दिया? वेक्टर बी। बी के बाणाग्र पर कौन सा जोड़ दिया? बी के बाणाग्र पर जोड़ दिया वेक्टर सी। और सी के बाणाग्र पर जिस दिशा में था उधर जोड़ दिया वेक्टर डी। ना तो इनमें हम परिमाण में चेंज करते हैं और ना ही दिशा में चेंज करते हैं, सिर्फ एक वेक्टर के बाणाग्र पर उससे अगला वेक्टर जोड़ते चले जाते हैं और अंत में पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम वेक्टर के बाणाग्र को जोड़ देते हैं। ये इन सबका परिणामी वेक्टर होता है r बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और भी आगे वेक्टर होते तो वो भी इसमें जुड़ जाते। इस तरह ये बहुभुज विधि में बहुत सारे सदिशों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसके बाद अगली विधि है आपकी गणितीय विधि। डियर स्टूडेंट, क्लास 9 पिछले वीडियो में हमने गति से संबंधित कुछ सवाल किए थे। अब उससे अगला पार्ट है फिजिक्स में दूसरा पार्ट और किताब में नवा पार्ट, बल तथा गति के नियम। पाठ का नाम है बल तथा गति के नियम। इसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है बल, फोर्स। बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है अथवा करने का प्रयास करता है। अगर अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता तो करने का प्रयास करता है, ऐसे इस बाह्य कारक को बल कहते हैं। एक तो ये परिभाषा, पुनः इसको सुन लेंगे। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। दूसरी परिभाषा ऐसी कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे कोई वस्तु विराम से गति अवस्था में या गति से विराम अवस्था में आ सकती है। तो ये बल की परिभाषा समझ में आ गई। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है, अथवा वह धक्का और वह खिंचाव जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल्कि कोई न्यूटन ने की तो इसीलिए उनके नाम से उनकी याद में आज भी बल का मात्रक न्यूटन रखा गया। अब बल के कुछ प्रभाव होते हैं, तो वो प्रभाव क्या है? सबसे पहले तो बल का प्रभाव ये है कि बल किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर सकता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब है जैसे ये पेन ऐसे था, मैंने ऐसे घुमा दिया, ये अवस्था परिवर्तन हो गई, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। साइकिल को मैंने उठाया और ऐसे चलाना शुरू कर दिया। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि किसी भी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है। जैसे कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको चला सकता है, और चल रही है तो उसको रोक सकता है। दूसरा इसका प्रभाव है, बल जो है वो रुकी हुई वस्तु को चला सकता है अथवा चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। इसके अलावा इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है, चलती हुई वस्तु की चाल को बढ़ा सकता है। अगर कोई वस्तु चल रही है
तो उसकी चाल को बल बढ़ा भी सकता है। जैसे मैं धक्का लगाना शुरू कर दी तो उसकी चाल बढ़ गई, और चाल को घटा भी सकता है, रोके ना घटा भी सकता है, कि कम कर दे चल। तो ये भी बल है। बल जो है, अगला इसका प्रभाव है, बल किसी भी वस्तु की दिशा बदल सकता है। क्या बदल सकता है? दिशा। मान लो पूरब दिशा में वस्तु जा रही और बल लगाया हमने, उसकी दिशा मोड़कर पूरब की जगह उत्तर कर दी, तो वस्तु की दिशा या उस चलती हुई वस्तु की जो दिशा थी वो बदल गई। इसके बाद है, दिशा परिवर्तित कर सकता है। बल जो है वो उस वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। कोई वस्तु है, उसके आकार को बदल सकता है। गोल है तो गोल वाली वस्तु को जो है वो बेलनाकार कर सकता है, बेलनाकार वस्तु को गोल कर सकता है, या अन्य किसी भी आकार में बदल सकता है। जैसे ये था, देखो ये पूरा पेन था, मैंने बल लगाया, इसकी कैप और ये अलग हो गए, आकार में परिवर्तन हो गया, तो आगे से ऐसे ही ये मेरे पास मान लो किताब है, मैंने इस समय ऐसे इसको पकड़ रखा है, अब इस किताब को मैंने ऐसे करके मोड़ दिया, तो ये बल का प्रभाव ही तो है। ये बल के प्रभाव के कारण बेलनाकार हो गई आयताकार से। पहले आयताकार थी, मैंने बल लगाया और इसका बेलन बना दिया, तो ये बल का प्रभाव, किसी वस्तु का आकार परिवर्तन कर सकता है बल। इसके बाद है बेटा बल के प्रकार। बल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 संतुलित बल और नंबर 2 असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग शून्य हो जाए, मान लो एक पिंड है, इस पर बहुत सारे बल लगे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, इन सबका बीजगणितीय योग कितना हो जाए? 0। यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, ये सब मिलकर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। एक अकेला बल कभी भी संतुलित नहीं हो सकता, बैलेंस फोर्स नहीं हो सकता। और असंतुलित बल, यदि किसी पिंड पर या वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग 0 ना हो, 0 नहीं, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। एक अकेला बल असंतुलित बल ही होता है। बलों के प्रकार के बाद है सबसे पहले जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती, वो नहीं चाहती कि उसके अंदर कोई परिवर्तन हो। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया, जड़त्व क्या है? गैलीलियो ने जड़त्व के बारे में एक नियम दिया, और वो गैलीलियो का नियम है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ये गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है, और इसके आधार पर जड़त्व को दो भागों में बांटा गया, एक विराम जड़त्व और एक गतिक जड़त्व। एक विराम जड़त्व और एक गतिक जड़त्व। जो विराम अवस्था में किसी पिंड में जड़त्व का काम करता है, विराम का मतलब है वो वस्तु रेस्ट में है तो उस समय जो उसमें जड़त्व है तो वो विराम जड़त्व, और गतिमान अवस्था में जड़त्व है वो उसका गतिक जड़त्व है। ये जड़त्व के
नियम तक आप इसको नोट कर लेंगे और इससे आगे न्यूटन के बल के नियम या न्यूटन के गति विषयक नियम, इनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।